बता रहा है। देखो पिछला क्लास में अगर वीडियो में अगर कट गया होगा तो एक बार पुनः एग्जांपल को समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे जीडीपी वृद्धि दर को पढ़ रहे थे। जीडीपी वृद्धि दर में जो पहला एग्जांपल देखो, इसमें क्या पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 2025 में जीडीपी कितना था, 100 रुपया था, और 2024 में जीडीपी कितना था। अगर हम पता करना है कि भाई हम 2025 में हमको पता करना है कि कितना हम लोग ग्रो किए हैं, वृद्धि कितना है, धनात्मक है कि ऋणात्मक रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला बताए थे जीडीपी वृद्धि दर बराबर 110 माइनस 100, क्योंकि याद करो वर्तमान वाला बताया गया था, माइनस पिछले साल का बटा में पिछले साल का गुना 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 10% आ जाएगा। और ई पॉजिटिव है कि निगेटिव आ गया, मतलब सकारात्मक रहा। दूसरा एग्जांपल देखो 2024 में, थोड़ा सा पहले चलते एग्जांपल है। 2024 में जीडीपी कितना था, 90, और 2023 में कितना। अगर यहाँ पे अगर काउंट करने जाएंगे जीडीपी वृद्धि दर तो कितना निकल के आएगा, वर्तमान साल का 90 माइनस पिछले साल का 100 बट्टा में पिछले साल का 100 गुना कितना, तो कटेगा तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा। है बात सही है। तुमने अपना मजा में रहता है हैं? समझा इसको, पूछे। खड़ा हो तो तुम, विनीत खड़ा हो। बताओ तो बट्टा में कौन साल का जीडीपी को रखते हैं हम लोग, वर्तमान वाला कि पिछले साल का, पिछले साल का। बैठो, मतलब देखो यहाँ हो गया। तो कल अगर नहीं काउंट किए होंगे जल्दी से को लिख लो, कल एग्जाम्पल लिखवा देते। नहीं लिखो जल्दी से एक बार, क्योंकि हो सकता है कि ऑनलाइन और बच्चा को कट गया होगा, या तो कल एग्जाम्पल दिए तो ठीक है, नहीं तो ये बेहतर एग्जाम्पल है। इसको आज एक्सप्लेन कर दिए हैं एग्जाम्पल को, कल ऐसे ही वन लाइन में बता दिए थे ना। हम्म। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स में ऐसे ही लिखा जाता है। तो तुम लोग लगता हो कि भाई ऐसा कहाँ लिखते हैं, पीछे लिखिए। ऐसा नहीं था कि RS 10 रुपया, 10 RS कहीं देखे हैं। ये थोड़ा सा कुछ है इकोनॉमिक्स का चलता है। हो गया, चलो घर बैठ के बना लेना इसको। चलो आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे बाबू। पहले हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं, ठीक है। काफी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रीय आय की क्या हम लोग करेंगे बाबू, गणना करेंगे। देखिए क्यों हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करना चाहते हैं, या तो राष्ट्रीय गणना जो होता है उसकी अ, किस प्रकार से किस विधि से गणना किया जाता है, गणना समझते ना है। अब सुनो ध्यान से। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी देश की आर्थिक स्थिति कैसा है, तो सबसे जो बेहतर तरीका है कि वहाँ के आप क्या पता कर लीजिए, राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी ले लीजिए। राष्ट्रीय आय सबसे बेहतर तरीका होता है कि वहाँ का जीवन स्तर, वहाँ के तमाम तरह की चीज, उसके बारे में बेहतर जानकारी कौन देता है, राष्ट्रीय आय देता है। अब राष्ट्रीय आय के आधार पर हम लोग कहते हैं कि कोई देश क्या है, विकसित है, कोई देश क्या है, विकासशील है, कोई देश क्या है, अर्ध विकसित है। ये जो आप बात बोलते हैं कि अमेरिका एक विकसित कंट्री है, हम लोग एक विकासशील हैं, तो ये बात जो बोला जाता है वो किस आधार पर बोला जाता है, राष्ट्रीय आय के आधार पर बोला जाता है। तो राष्ट्रीय आय इंपॉर्टेंट, क्या समझ में आ रहा है बात। तो पहले थोड़ा लिखो, तो हेडिंग लगा लिए हैं, हेडिंग लगाइए पहले, राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना, इसमें थोड़ा सा पहले लिखो नीचे से, राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना से देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है।
राष्ट्रीय आय के आधार पर ही राष्ट्रीय आय के आधार पर ही विश्व के देशों को विकसित अर्ध विकसित विकसित अर्ध विकसित या विकासशील की श्रेणी में बांटा जाता है। बांटा जाता है। हो गया। चलो तो गणना करते हैं फिर। देखो राष्ट्रीय आय की जब गणना की बात कीजिएगा तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मुख्य रूप से 3 विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे टोटल 5 विधि है, लेकिन 3 विधि का प्रयोग अच्छा से करते हैं। पहला विधि कौन सा है? उत्पादन विधि। दूसरा विधि कौन सा है बाबू? तो आय विधि। और तीसरा विधि जो है उसका नाम है व्यय, यानी कि खर्च करते हैं, कितना खर्च कर रहा है उस आधार पे करते हैं। तो जरा समझते हैं कि भाई उत्पादन विधि क्या है। पहला कौन सा हो जाएगा? उत्पादन विधि। देखो किसी भी अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन होता है बाबू, तो उत्पादन में कितने कारक होते हैं? 4 कारक होते हैं। नाम बताइए तो चारों का। भूमि, भूमि हो गई। दूसरा बताओ। पूंजी। तीसरा श्रमिक। और चौथा, अच्छा इसका कारक आय क्या होगा? इसको साधन लागत कहते हैं। भूमि के लिए क्या हम बोलेंगे? लगान बोलेंगे उसके लिए। श्रम के लिए क्या? वेतन। पूंजी के लिए क्या? ब्याज। और एक और बताइए, उद्यमी के लिए क्या हो जाएगा? अरे बात समझ में ना। तो मुख्य रूप से यही 4 गो है, इसमें से 3 गो के बारे में स्टडी बढ़िया से करना है। एक है कौन? उत्पादन। अब इसमें उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे किया जाता है? तो सिंपल, सरकार क्या करती है कि जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर ही जाकर के जो है गणना कर लेगा, वहीं पे काउंटिंग कर लेगा। तो अगर उत्पादन को आधार बना करके राष्ट्रीय आय की गणना किया जा रहा है तो इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना। फिर से, यदि राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन को आधार बनाकर किया जाता हो तो इस गणना विधि को क्या कहा जाता है? उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। लिख लेंगे। लिखो। लास्ट क्या लिखो उसमें? विकासशील में थोड़ा सा उसमें और लिख लो। साधन भी इसमें ऐड कर देते हैं। लिखिए, उत्पादन के 4 साधन, इसी को फैक्टर कारक कहते हैं, क्रमशः लगान। लगान समझ रहे ना? भूमि लगान, कौमा वेतन, कौमा ब्याज, क्या लिखे? वेतन कौमा ब्याज तथा लाभ। नहीं, लाभ ही होगा। लाभ, हानि भी होगा। जैसे मान के चलो कि अब कंपनी घाटा में चल गया तो हानि हो जाएगा, उद्यमी के लिए हानि होगा। लिखे? लास्ट क्या लिखे? उत्पादन के 4 साधन क्रमशः होते हैं, होते हैं।
हो गया, चारों का नाम लिख लिए हैं। अब एक एक करके निपटा लेते हैं इसको, फिर हम लोग दोनों में क्या बोलते हैं उसको, समानता को देख लेंगे। लिखो पहले। उसमें आओ, लिखो आगे। उत्पादन के चारों साधन लिख लिए, उसमें कंटिन्यू हो जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने पर उत्पादन अधिक होता है, जिसका मुख्य कारण आय होता है। अर्थात अर्थात आय बढ़ने पर अर्थात आय बढ़ने पर मांग बढ़ता है, फलस्वरूप फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। हो गया। अब एक फ्लो चार्ट से तुम लोग को समझाते, ध्यान से सुनना। बताओ, अगर लोगों का आय बढ़ा, इसका मतलब है कि लोग खर्च ज्यादा कर देंगे। जब लोगों के पास आय ज्यादा आएगा बाबू, अगर आय बढ़ जाएगा तो बताओ ये खर्च बढ़ेगा कि कम होगा? खर्च बढ़ जाएगा। खर्च बढ़ेगा मतलब बाजार में ही खर्च करेंगे, इसका मतलब है कि क्या बढ़ा देंगे वहां, मांग को बढ़ा देंगे, नहीं मांग को बढ़ा देंगे। और जब मांग को बढ़ा देंगे तो भाई जो उसके ऊपर का जो सिस्टम है, उत्पादन बढ़ा देगा। मार्केट में जब भी मांग बढ़ता है तो उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। बाजार डिपेंड करता है मांग और आपूर्ति पर। आगे पढ़ाएंगे तुम लोग के कि मांग और आपूर्ति क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई इसको बोलते हैं। जैसे ही मांग बढ़ेगा बाबू तो क्या बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा। और तुम याद करो, इस चक्र तुमको बताया गया था कि उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी वृद्धि दर बढ़ेगा, और जीडीपी अगर वृद्धि दर बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ेगा। और अगर जीडीपी बढ़ गया तो याद करो रोजगार बढ़ जाता है, और रोजगार बढ़ेगा बाबू तो लोगों की क्या बढ़ जाएगा, फिर आय बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। ये चक्र तुम लोग को समझ में आ रहा है? ये तीनों कैसे किस प्रकार के चक्र से, यही तीनों अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास प्रति व्यक्ति आया तो आय अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो खर्च बढ़ा देगा। आपके घर में भी अगर आप मान के चलिए कि अभी 10,000 का इनकम है, अगर 50,000 का इनकम होगा तो आपका जो शौक है वो बढ़ जाएगा, ना चाहते हुए बढ़ जाएगा। आप 10,000 में आज मेंटेन कर ले रहे हैं, कल 1 लाख हो जाएगा, 50,000 कमाइएगा तो एक इसमें मेंटेन नहीं हो पाएगा। आप खुद लग्जरियस हो जाइएगा तो खर्च बढ़ा दीजिएगा। खर्च बढ़ाएगा इसका मतलब बाजार में ना खर्च कीजिएगा, बाजार से वस्तु घर लेके आइएगा, वहाँ मांग बढ़ा दीजिएगा। और जैसे ही मांग बढ़ेगा बाबू तो क्या बढ़ जाएगा, उत्पादन। और बाकी आपको पता है उत्पादन जैसे ही बढ़ेगा तो फिर से जीडीपी वृद्धि दर। नीचे से इसको लिखो जल्दी, इसको जल्दी से बनाइए। हो गया। चलो, इससे वीडियो लंबा हो जाता है, लोग उतारने में देर कर जाता है। अब देखो, गणना करने की कुछ मेथड है, उसको समझाते हैं। पहला मेथड है बाबू, उसको क्या हम लोग कहते हैं, उत्पादन गणना। चलो देखो, सुनो, इस समय लिख रहे हैं ना साहब, देखिए, उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि, अगर सरकार चाहता है कि हमारा राष्ट्रीय आय कितना है पता करे तो उसका एक मेथड क्या है, उत्पादन गणना विधि। भाई आप अर्थव्यवस्था में, जो आपका जो अर्थव्यवस्था है देश का, वहाँ की प्रोडक्शन को ही आप काउंट कर लीजिए, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उत्पाद हो रहा है। अगर आप उत्पादन को आधार बना करके राष्ट्रीय आय को काउंट कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं बाबू, इसका मतलब है कि उस गणना पद्धति को क्या कहा जाएगा, उत्पादन गणना विधि कहा जाएगा। तो पहला लिखो,
बस यही है, 2 लाइन का सिंपल सा है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जल्दी से पढ़ के निकलते हैं। गैस करो, लिखो। जब राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन को आधार बनाकर किया जाता है, उत्पादन को आधार बनाकर किया जाता है, तो उसे उत्पादन उत्पादन गणना विधि कहा जाता है, कहा जाता है। सेकंड लिखो, आय गणना विधि, हो गया। आय गणना विधि, देखो इसमें क्या होता है, जो देश में रहने वाले लोग हैं उसका अगर इनकम को आधार बनाकर उसका जो आय है अर्थात प्रति व्यक्ति आय की ओर इशारा कर रहा है, उसका जो प्रति व्यक्ति आय है उसको अगर आधार बना करके सरकार राष्ट्रीय आय का डाटा दे रही है, राष्ट्रीय आय की गणना कर रही है, इसका मतलब है कि कौन सा विधि का प्रयोग कर रही है, आय गणना विधि। हर आदमी की आय को काउंट कीजिए और काउंट करने के बाद फिर सबको जोड़ दीजिए, फिर बताइए कि हमारा राष्ट्रीय आय इतना है। एक तो ई आधार हो गया कि भाई प्रोडक्शन के आधार पर सीधा बता दो, जितना उत्पादन हो उतने पैसे सबके पास होगा, और कोई ना कोई काम में तो लगे हुए हैं। दूसरा समझ में आया, लिखो आय गणना विधि, कैसे करके लिखो इसमें। अच्छा, हो गया, कैसे कीजिए उसमें। जब राष्ट्रीय आय की गणना जब राष्ट्रीय आय की गणना देश के लोगों के आय को आधार बनाकर के आय मतलब इनकम, आय को आधार बनाकर किया जाता है, किया जाता है, तो उसे आय गणना विधि कहा जाता है, उसे आय गणना विधि कहा जाता है। हो गया, उसे आय गणना विधि कहा जाता है। आगे समझो, तीसरा तीसरा है बाबू व्यय गणना विधि, व्यय गणना विधि। तीसरा सरकार कैसे काउंटिंग करता है कि ठीक है भाई लोग खर्च कितना कर रहे हैं, खर्च को जोड़ो, जिसके पास पैसा है वही खर्च कर रहा होगा, तो अगर मतलब मान के चलो कि अगर ज्यादा पैसा खर्च करे इसका मतलब है कि उसके पास आय ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से अगर गणना करेगा कि भाई कितना खर्च, खर्च को आधार बनाकर अगर गणना करेगा तो उसको क्या कहा जाता है, व्यय गणना विधि। हालांकि इधर नीचे वाला ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, जो रेलिवेंट पार्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, यही दूंगा। सरकार जो प्रकाशन करती है राष्ट्रीय आय के बारे में, तो या तो किस विधि का प्रयोग करती है, और फिर दोनों के डाटा को क्रॉस चेक करती है कि भाई उसमें इसमें कितना अंतर है, तब जाकर के एक डाटा प्रकाशित करती है। क्योंकि खर्च मान के हमारा बहुत पैसा है तो कोई जरूरी खर्च करवे करेंगे, तो हमारा खर्च का आधार बनाकर के अगर हम राष्ट्रीय आय निकाले इसका मतलब गलत निकाल रहे हैं, सही तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी पढ़ना तो है विधि, लिखो व्यय गणना विधि, व्यय गणना विधि। ठीक है, जब राष्ट्रीय आय की गणना देश के लोगों के देश के लोगों के व्यय, ब्रैकेट में खर्च लिख लेना, एक्सपेंडिचर कहते हैं, खर्च, खर्च को आधार बनाकर किया जाता है,
तो उसे व्यय गणना विधि कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट लिखो, कुल मूल्य योग विधि। गणना विधि। कुल, यहाँ मूल्य होगा ऐसे, प्राइस, कुल मूल्य योग गणना विधि। इसमें क्या होता है? हो गया। देखो इसमें क्या किया जाता है बाबू कि मान के चलो कोई उत्पादन हो कोई वस्तु का। अब उत्पादन होने के बाद बाहर से कोई आदमी जो है उसने कुछ अपना तरफ से मूल्यवर्धन किया, थोड़ा बहुत लगाया, जैसे कोई वस्तु का निर्माण किया और उसके ऊपर से उसको सजा दिया या तो उसको पेंट कर दिया, तो तमाम तरह की चीज है, जितना हो सकता है उतना उसको आकर्षक बनाने के लिए उसका रेट बढ़ा दिया। लेकिन जो उत्पादन हुआ तो उसमें रेट उसका 10 था मान के चलो, और बाहर में जब मार्केट में उतरा तो लोग उसको खरीद करके अपने तरफ से कुछ जो है मूल्यवर्धन किए, मतलब कुछ उसको ऐड करके जो है उसका रेट और बढ़ा दिए। तो उस आधार पर उसको बेस बना करके जो लोग जो उसका मूल्य बढ़ा दिए हैं उसको आधार बना करके जो राष्ट्रीय आय की गणना किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? कुल मूल्य। क्योंकि रेट हो गया तो अंतिम मूल्य यानी कि लास्ट, उसको कुल मूल्य कहा जाएगा। समझ रहे बात को ना? तो एक सैद्धांतिक ये सब चीज है, ये सब अगर आएगा तो फिर, क्योंकि याद करो बाहर तो आया नहीं, बच्चे को याद करो सब कुछ याद हो जाता है, तो केवल लिख लेते इसको, लिखो जल्दी से, लिखिए। क्या लिख रहे थे? लिखो, जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के बाद लोगों द्वारा मूल्यवर्धन, मूल्यवर्धन समझ रहे हैं ना? एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया, कुछ पेंट कर दिया हो, कुछ और भी चीज होता है ऐसा वस्तु जो खरीद के लाया और फिर उसको बेचा महंगा करके। क्या लिखे? मूल्य। उससे पहले एक लाइन बोलो, मूल्यवर्धन। थोड़ा कॉपी देखो। जब राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन के बाद लोगों द्वारा मूल्यवर्धन के बाद प्राप्त मूल्य को आधार बनाकर, प्राप्त मूल्य को आधार बनाकर किया जाता हो तो उसे कुल योग गणना विधि कहते हैं। कुल मूल्य क्या है? कुल मूल्य योग गणना विधि। हो गया। एक और है व्यापारिक गणना विधि। हाँ, आप एग्जाम में ये तीन ही एक्सप्लेन करना, याद रहे तो इसको कर देना। लिखे इसको, व्यापारिक गणना विधि। लिखो, जब राष्ट्रीय आय की गणना बाजार में व्यापारिक संरचना को आधार बनाकर, व्यापारिक
संरचना को आधार बनाकर किया जाता हो तो उसे व्यापारिक गणना विधि कहा जाता है। कहा जाता है। हो गया। तो ये 5 विधि है जिसमें प्रमुखता के साथ जो है कौन कौन विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि। तो नीचे से लिख लो पैराग्राफ चेंज करके। उपयुक्त 5 विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। फुल स्टॉप। भारत में उत्पादन कौमा आय गणना विधि के प्रयोग से राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित किया जाता है। राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित किया जाता है। हो गया। चलिए अब देखो राष्ट्रीय आय की जो गणना है इतना आसान नहीं है, इसमें समस्या है। क्या समस्या है थोड़ा पहले सुनो। हेडिंग लगाओ। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां या चुनौतियां, चैलेंजेस भी कर सकते हैं, कठिनाइयां या चुनौतियां। हो गया। देखो सुनो ध्यान से। पहला चुनौती क्या देखने को आता है कि सही आंकड़ा का अभाव होता है। सही आंकड़ा का क्या होता है, सही डेटा नहीं मिल पाता है। जैसे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है जहाँ फैक्ट्री में वहां तो क्या काउंट हो जाएगा, लेकिन भारत में जो कुटीर उद्योग है, लघु लघु उद्योग है, उसका प्रोडक्शन के बारे में काउंट नहीं हो पाता है। मतलब हो भी पाता है लेकिन जैसे एकदम जनरल वे में एक गांव में मान के चलो कि आज दो कुटीर उद्योग है, तो मान लेता है कि भाई ये गांव में दो है तो वो में दो होगा, दो गाँव होगा। तो जनरल तरीका से किया जाता है, डोर टू डोर जा करके जो है इस प्रकार से गणना नहीं किया जाता है। जिस कारण जो राष्ट्रीय आय हमारे सामने जो आता है वो पूरे तरीका से पारदर्शी और 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक होता है, लेकिन 100% नहीं होता है। उसकी पहली चुनौती क्या होता है कि भाई जो सर्वे करने वाला है उसके पास सही डेटा प्रस्तुत नहीं हो पाता है। आई बात समझ में। दूसरा, दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या का मतलब क्या, इसको ध्यान से सुनो। दोहरी गणना कहने का मतलब हो गया, इसको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान के चलो कि जनगणना हो रहा है, जनगणना समझ रहे हैं, लोगों की क्या हो रही है, गिनती हो रही है। अब समस्या उसको बोल तो क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है हैं? तो देखो यहाँ, देखो वीडियो हो गया है तो ऐसा आलसी मत बनो, ठीक है। 100% यहाँ देखिए, हम दूसरा विधि को समझाने जा रहे हैं जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान के चलो जनगणना हो रहा है बाबू, और वहां पे स्थिति क्या है कि हम जनगणना में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि हम फैमिली में 5 आदमी हैं, 3 भाई, एक माता एक पिता, 5 आदमी है।
अब तीनों भाई अलग अलग जगह पर आते हैं, एक है मान के चलो कि कलकत्ता, दूसरा दिल्ली, और तीसरा मुंबई में है। अब सर्वे हो रहा है, एक साथ सर्वे हो रहा है। अब मुंबई वाला भाई से जब पूछा गया कि भाई आप कितने भाई बहन है, वो बोला कि हम 3 भाई हैं और 2 घर है पेरेंट्स हैं, तो टोटल कितना हो गया। कलकत्ता वाला से पूछा गया कि भाई आप बताइए, हम भी 3 भाई हैं, 2 माता पिता हो गए, कितना होगा 5। अगर दिल्ली वाला से पूछेगा वही 5 बता दिया। अच्छा घरे पहुंच गया सर्वे वाला, उसको भी वही बात बता दिया गया। इसको क्या लगता है दोहरी तेहरी गाना नहीं हो गया है, मतलब है तो 5 आदमी, लेकिन अल्टीमेटली डेटा कितना निकल के आएगा, 25 लगभग आ जाएगा, 20-25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बताओ दोहरी समझते कि नहीं है। यही वस्तु में भी होता है। जब प्रोडक्शन के बारे में देखा जाता है कि एक ही वस्तु को 2-3 जगह जो है ऐड कर लिया जाता है, और ऐड करने से क्या होता है कि जो सही में वास्तविक जो राष्ट्रीय आय होना चाहिए, राष्ट्रीय इनकम होना चाहिए, उससे जो डेटा दोहरी पर होने के कारण क्या हो जाता है, वो ज्यादा बता देता है। तो इस ये समस्या है कि दोहरी गणना की क्या होता है हमारे सामने, समस्या होता है। समझ में आया बात, केवल वस्तु लेके यहाँ समझ जाना है। तीसरा, तीसरा जो है सही मूल्य का आकलन न होना। इसका मतलब क्या होता है, थर्ड वाला को और समझो ध्यान से। जैसे कोई कंपनी क्या किया, उत्पादन किया कोई वस्तु का, कोई भी कंपनी वस्तु का उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद इसको थोक विक्रेता लिया, मतलब होलसेल जिसको कहते हैं, होलसेल समझते हैं ना है। और थोक विक्रेता फिर किसको दिया, रिटेलर को, मतलब कि खुदरा विक्रेता को। सपोज कीजिए एक साबुन बनाने वाली कंपनी है, साबुन बनाई, साबुन बना दी, बहुत सा साबुन बनाया। यहाँ पे देखा गया कि एक साबुन का जो रेट है वो कितना ठहर रहा है, 5 हो रहा है। इसको से कौन ले लिया। अब थोक विक्रेता जो है साबुन वाला को प्रचार करने के लिए पैसा देगा, भाई टांग के ला रहा है वहां पे, यातायात इसको खर्चा होगा, प्लस में इसको लाभ भी तो चाहिए ना। ये तीनों किस में ऐड करेगा, साबुन में ही ऐड करेगा। मतलब देखो, अगर इस पे प्रचार करवाया है, मतलब विज्ञापन दिवाया है, अब शाहरुख खान से विज्ञापन दिवाएगा तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, विज्ञापन, यातायात, लाने ले जाने में जो है खर्च होगा। फिर इसको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। अरे बीच का ही है तो इसको फायदा चाहिए ना, हर कोई तो फायदे के लिए आदमी काम कर रहा है। देखो 5 रुपए का साबुन है, उत्पादन जहाँ हो रहा है वहां पे इसका रेट 5 रुपया है, लेकिन देखो थोक विक्रेता के चलते इतना चीज ऐड हो जाएगा उसमें, तो रेट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। अच्छा इसके बाद फिर किसके बस क्या, खुदरा विक्रेता, ये भी टांग के सामान लाया होगा, विज्ञापन तो ये नहीं करता, लेकिन हाँ इसका भी दुकान होगा, उसको किराया दिया होगा, वो सभी तो इसी को ना जोड़ेगा, ऐड करेगा इसके ऊपर, तब ये भी कुछ होगा। अब बताओ यहाँ देखते थे, आपको क्या लगता है साबुन का रेट वही रह जाएगा। नहीं, अगर मान के चलो कि ये 2 रुपये ऐड कर दिया और ये भी 2 रुपये ऐड कर दिया, तो टोटल साबुन का दाम यहाँ अब कितना बताएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और दूसरा 7, कितना हो जाएगा, 9 रुपया ठहर गया। अब बताओ कितना का था, और हो कितना गया, 9 का। तो फिर भी बताइए ये क्या लगता है आपको जो डेटा आता है राष्ट्रीय आय का, क्या एकदम परफेक्ट डेटा आता है, नहीं, क्योंकि परफेक्ट तो 5 है, लेकिन पहुंच रहा है कितना। इसी को क्या कहा जाता है कि सही मूल्य का आकलन नहीं हो पाता। और यही चीज में नहीं, हर चीज में यही देखा गया है, साबुन में किसी और चीज में, आते 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 पहुंच जाता है। थोक विक्रेता के पास थोड़ा कम रेट होता है, जहाँ कंपनी वहां तो और कम रेट होता है। दिखवा दे इसको, क्या क्या समस्या समझ के आगे बतना। ये तो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगा लिया ना, नीचे से लिखो। नहीं नहीं, पहले थोड़ा एक भूमिका लिखो, लिखो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक समस्याएं होती है। ऊपर भूमिका में ही विकसित विकासशील राष्ट्रीय गणना क्यों करते हैं उस बेस पे ही बता दिया गया है। भूमिका बनाना तो ऊपर कहीं शुरू करना है। अब नंबर 1 लिखो, पहले लिखो सही आंकड़ा का अभाव। डैश कीजिए। बोले, देखिए भारत में,
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन तथा व्यक्ति की आय को आधार बनाकर किया जाता है। लेकिन लेकिन पारदर्शी पारदर्शी समझ जाएंगे, एकदम साफ साफ एक्चुअल डेटा, उसको पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। पारदर्शी आंकड़ा पारदर्शी आंकड़ा नहीं मिलने के कारण राष्ट्रीय आय का वास्तविक अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। लगाना कठिन हो जाता है। हो गया। सेकंड लिखो, दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या। डैश करके लिखो इसमें। उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक ही उत्पादन या आय को एक से अधिक बार उत्पादन या आय को एक ही लिख लिए थे ना, एक से अधिक बार लिखे गणना हो जाने से वास्तविक राष्ट्रीय मूल्य से अधिक राष्ट्रीय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तीसरा लिखो, प्राप्त हो जाता है। क्या लिखे, हो जाता है कि होता है? हाँ ठीक है, हो जाता है, सही है। प्राप्त हो जाता है। थर्ड लिखो, अपना देखो, अपना स्टाइल में लिखो, याद ज्यादा होगा, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। थर्ड लिखिए, सही मूल्य का आकलन न होना। एकदम वहां भी इसी प्रकार से अपना हिसाब से पॉइंट बनाना, ताकि लगना चाहिए कि बच्चा अपने से किया है, उसने कहीं तो छाप दिया है। डैश करो इसमें। लिखिए, जब
जब किसी वस्तु का, वस्तु या सेवा लिखना, सेवा का उत्पादन होता है तो उसका मूल्य, उसका मूल्य वास्तविक होती है। लेकिन लेकिन थोक विक्रेता, होलसेल, थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेता तक पहुंचते पहुंचते इसमें इसमें यातायात खर्च, यातायात समझते ना है, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात खर्च, कॉमा विज्ञापन खर्च, एडवर्टाइजमेंट, तो देखते ना बड़ा बड़ा पोस्टर होल्डिंग टीवी पे या और भी जगह पे, विज्ञापन खर्च, कॉमा किराया तथा लाभ जुड़ जाने से उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ जाता है। हो गया, चलो यही तीन गो था इसका क्या मुख्य रूप से समस्या। अब उपयुक्त समस्या को अगर आप सॉल्व करेंगे तो भाई और सही ढंग से हमारे सामने राष्ट्रीय आय की गणना जो रिपोर्ट होगा वो बेहतर ढंग से आएगा। इस पे थोड़ा सा सरकार काम करेगा, बीच बीच में करप्शन वगैरह है उसको शांत करेगा, कम करेगा। ठीक है, चलो ये हो गया फिनिश। अब हम लोग बिहार की आय पे आ जाते हैं। अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा बाबू, सिंपल सा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय, पहले तो परिभाषा पूछ सकता है राष्ट्रीय आय क्या है, ये तो आराम से बन जाएगा। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली चुनौतियों को लेकर, तो केवल चुनौती लिखना है। ठीक है, और कल का थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना, हम अगला क्लास में तुम लोग का क्वेश्चन आंसर देंगे। आज कोशिश करते इसको खत्म कर दें। हेडिंग लगाओ बिहार की आय। इनकम ऑफ बिहार। हो गया, बिहार की आय। देखो बिहार की आय के बारे में क्या है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ये तो आपको पता ही है। बिहार के लगभग 75 से लेकर के 80% तक आबादी है बाबू, वो किस काम में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका आउटकम बहुत कम निकल रहा है। लगभग बिहार का जो, ध्यान रखना, जिस प्रकार से देश का जीडीपी होता है उस प्रकार से हर राज्य का जीडीपी होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीएसडीपी। क्या उसको बोलते हैं? जी मतलब क्या? ग्रॉस। एस मतलब क्या? स्टेट। और डी मतलब क्या? डोमेस्टिक। और पी मतलब क्या? ये किसका होता है? ये राज्य का होता है। भाई हमारा राज्य कितना ग्रो कर रहा है, कितना नहीं ग्रो कर रहा है, उसके बारे में जानकारी आपको हर राज्य का क्या निकलता है? जीएसडीपी। हिंदी नाम बता सकते इसका क्या होगा? सकल राज्य घरेलू, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे जो बिहार का जो जीडीपी है उसमें लगभग 20% जो देख रहे हैं बाबू, यह
तृतीय प्रथम क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र है। 75 से लेकर के 80% आदमी कृषि में लगा हुआ है, लेकिन देखो कि इसका जीडीपी मात्र कितना कम योगदान है बिहार का जीडीपी में, मात्र कितना 20%। सबसे अधिक जो योगदान है इस बिहार में भी सबसे अधिक योगदान किसका है, तीसरा वाला के लगभग 58% है, 58%। वो ध्यान रखना कि अगर कुछ जगह की बताओ बिहार के जो जीडीपी निकलता है जिसको GSDP कहते हैं, इसमें सबसे अधिक योगदान किसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय के क्षेत्र का। और सबसे अधिक आबादी किसमें लगा हुआ है, तो किसमें लगा हुआ है। अब आगे थोड़ा सा समस्या क्या है इसमें कि इतना आदमी लगा हुआ है फिर भी भाई ग्रो नहीं कर रहा है, बिहार अति पिछड़ा राज्य में है। अगर पूरे भारत की बात कीजिएगा तो पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला अगर कोई राज्य है तो कौन अपना है, बिहार है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय की बात कीजिएगा तो सालाना आय लगभग 66,000 है। कितना है बाबू, 66,000 है। और सबसे नंबर 1 पे गोवा है, तो सबसे पीछे में कौन है और सबसे ऊपर में कौन है बाबू, गोवा है। गोवा में लगभग 3,57,000, वहां के जो प्रति व्यक्ति आय है लगभग 3 लाख कितना है, 57,000 है। अभी 3,57,000 जो है नंबर 1 पे है। इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पे टूरिज्म ज्यादा है, पर्यटन वगैरह सब विकास थोड़ा ज्यादा हो गया है, और जनसंख्या भी क्या है, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय को सीधे सीधे वित्तकरपाती तरीका से प्रभावित कौन करता है, जनसंख्या प्रभावित करता है। तो हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या का लोड इतने ज्यादा, इस कारण प्रति व्यक्ति आय में क्या देखने को आ रहा है, कमी देखने को आ रहा है, और अति पिछड़ा राज्य है। तो कुल मिलाकर के ऐसा एक छोटा सा भूमिका बनाएंगे, फिर बिहार के पॉजिटिव बात कर लेंगे हम लोग। पॉजिटिव बात हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल अभी तुम लोग बता रहे 2024-25 के डेटा कि 2024 और 25 में बिहार का जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर, यही बताए थे ना वृद्धि दर क्या होता है, ऐसे जीडीपी वृद्धि दर, वैसे ही इसको भी निकाला जाता है। ये लगभग बाबू 14.5% है, जो काफी हाई है। मतलब पूरे भारत के राज्य देखा जाए सब तो ग्रो कर ही रहा है, इसमें सेकंड नंबर पर अगर ग्रो करने वाला अभी की डेट में कोई है तो कौन है, बिहार है। एक नंबर पर तमिलनाडु है, लेकिन बिहार सेकंड, मतलब अब थोड़ा रफ्तार पकड़ लिया है। लेकिन वही सबसे बड़ा जनसंख्या, अगर बिहार जनसंख्या पे कंट्रोल कर लिया, नियोजन उस पर सही सही से कर लिया, तो मान के चलो कि बिहार आने वाला समय में जो है काफी ग्रो करेगा, काफी बढ़ेगा। अपार संभावना है, जनसंख्या भी ज्यादा है, बेरोजगारी यहाँ ज्यादा है, उसी तरह शिक्षा यहाँ ज्यादा होता है। तो पहले थोड़ा सा लिखो, भूमिका पहले लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो बिहार की आय, हेडिंग ले लिए हैं, लिखिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की लगभग 75 से 80% आबादी 75 से 80 एग्जाम में देगा तो इसे दूर दूर आ रहेगा ऑब्जेक्टिव। 75 से क्या लिखे, 80% आबादी कृषि कार्य में लगा हुआ है। फुल स्टॉप। कृषि में पारंपरिक तरीके के प्रयोग तथा मशीनीकरण के अभाव के कारण बिहार के GSDP, इसका फुल फॉर्म वगैरह तुम लोग लिख लेना, अभी तो सुना रहा होगा। बिहार के GSDP में कृषि का योगदान मात्र 20% है। फुल स्टॉप। बिहार के GSDP, बिहार के GSDP
में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र, ब्रैकेट में डेटा लिख सकता है 58% है, फुल स्टॉप। बिहार भारत का सबसे गरीब कौमा पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ के लोगों का प्रति व्यक्ति आय मात्र डेटा दे दो 66,000 प्रति व्यक्ति आय, सालाना ही होता है, 66,000 है, जो सबसे कम है। इसका मुख्य कारण साक्षरता दर का कम होना। कोई बता सकते कितना परसेंट है साक्षरता दर? 61.8। याद नहीं करता है, ब्रैकेट में डाल दो 61.8 कॉमा जनसंख्या है, फुल स्टॉप। भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा। गोवा लिख सकता है 3,57,000 गोवा है। अच्छा, बिहार में सबसे अधिक अगर कोई अमीर जिला है, मतलब प्रति व्यक्ति आय वाला, तो पटना है। और सबसे कम अगर किसी का प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है बिहार का, तो वो शिवहर है। एक लाइन उसमें कोट कर दो, लिख लो। बिहार के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना तथा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर। शिवहर है। हो गया। तो पहला पैराग्राफ में जो बिहार की स्थिति है उसको बताने का प्रयास किया गया है। अब पैराग्राफ चेंज करना है। अब थोड़ा सा जो बिहार का जो पॉजिटिव बात है, जैसे NSO तुमको बताया गया था ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका रिपोर्ट 24-25 वाला जारी हुआ है, जिसमें बिहार के बारे में कहा गया है कि भारत में अन्य राज्यों की तुलना में जो अभी ग्रोथ रेट है उसमें सेकेंड नंबर पर कौन है? बिहार है। बिहार का जो वृद्धि दर है वो कितना है? 14 पॉइंट। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है। इसको अलग पैराग्राफ में लिख के दिखाएंगे। लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। लिखना 2024-25 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा बाबू, पुराना अगर क्वेश्चन बनाएगा तो CSO ही आंसर सही हो जाएगा।
लेकिन समझ आना कि 2019 के बाद पहले के बाद सोच रहा है, लेकिन आंसर राइट ही करना, तो NSO का प्रयोग करना है। क्या लिखे? 2000 ब्रैकेट में NSO के रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत का दूसरा वृद्धि दर वाला राज्य बन गया है। बिहार का आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक वृद्धि दर 14.5% है। हो गया। बिहार को लेकर के एक व्यक्ति कोट किए हैं, रैगनर नर्स, नाम सुने हैं? उनका एक स्टेटमेंट है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। गरीबी किसको जन्म देता है? गरीबी गरीबी को जन्म देता है। यह स्टेटमेंट किसका है बाबू? उन व्यक्ति का नाम है रैगनर नर्क्स। ये क्या बोले कि जैसे मान के चलो कि गरीबी है और गरीबी को ही जन्म देता है, किस आधार पर बोले? कि इनका आधार क्या था कि अगर हम मान के चलो गरीब, एक फैमिली गरीब है, तो गरीब है इसका मतलब है कि उसके पास एजुकेशन नहीं होगा। गरीब है तो भाई सही से एजुकेशन नहीं लिया होगा। अब सही से एजुकेशन नहीं लेने के कारण, अज्ञानता होने के कारण पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है। हम दो हमारे गिन लो, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अब हम दो थे, ठीक है, गरीब थे। अब हमारे गिलो मतलब दो चार पांच गो हो गया, तो अब पांच गो और गरीब पैदा कर दिया है। अब वो अगला समझो कि अगर पांच पांच करेगा तो अगला 25 को और गरीब पैदा हो गया। तो बोले था गरीबी गरीबी को जन्म दे रहा है, बिल्कुल। तो जनसंख्या मतलब गरीबी को कम करना है, तो सबसे पहला चीज क्या है कि पहले साक्षर कीजिए लोगों को, साक्षरता दीजिए। अभी देखो सरकार वही तो काम कर रहा है, सबको फ्री में स्कूल दे रहा है, आओ पोशाक देंगे, साइकिल देंगे, मतलब जितने प्रकार का जो हो सकता है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, सरकार उसको करता है। डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट लोग उससे जुड़ता है, उसका फायदा भी होता है। ये तमाम तरह की चीज है। तो ड्रैगनर नट के अनुसार एक स्टेटमेंट है, क्या बोले थे? गरीबी गरीबी को क्या करता है? जन्म देता है। अब जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम है, इसका मतलब है वो क्या है? गरीब है। अब बिहार अगर गरीब है, वहां पे प्रति व्यक्ति आय क्या है? गरीब है। थोड़ा सा पहले लिखो तो इसको, बारिश आ गया, लिखिए। उसी में लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसको कोट करते हैं, लिखिए। देखिए, अर्थशास्त्री रैगनर नट्स के अनुसार के अनुसार गरीबी गरीबी को जन्म देता है। इन्होंने इन्होंने गरीबी के दुष्चक्र इन्होंने गरीबी के दुष्चक्र, अंडरलाइन करना इसको, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दिए।
फुल स्टॉप। यह संदर्भ इनका जो मैटर है, यह संदर्भ बिहार में लागू होता है। जो हम लोग गरीब हैं, अब जिसका सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है तो क्या, अब भले ही कुछ कह ले, एक बिहारी 100 पे भारी, केवल कहने की बात है। हम लोग बेसिक स्तर पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, क्या लिखे, लागू होता है क्योंकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न है। देखो, अगर मान के चलिए बाबू कि कोई भी राज्य हो, बिहार ले लेते हैं, अगर प्रति व्यक्ति आय कम है, क्या है बाबू, कम है, तो बताओ बचत कमेगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। खर्च आप ज्यादा करेंगे कम करेंगे, कम करेंगे। हम बचत पे आते हैं, सेविंग, अगला चैप्टर में सेविंग पढ़ाएंगे तुम लोग को। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, बचत ज्यादा कि कम होगा, बिल्कुल सही। जब बचत आपके पास कम होगा तो निवेश ज्यादा होगा कि कम होगा, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, आपके पास पैसा रहेगा तब ना कोई चीज में फंसाइएगा, तो निवेश भी क्या होगा, कम। एक बात बताओ, निवेश जब कम होगा तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। पैसा मिलेगा अर्थव्यवस्था को तब तो प्रोडक्शन करेगा ना, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, कम होगा। एक बात बताओ, उत्पादन कम होगा तो जीडीपी वृद्धि दर के साथ क्या होगा, चलिए जीडीपी लेते हैं, जीडीपी कहाँ जाएगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है, कम होगा। अच्छा, जब जीडीपी जब कम होगा तो जीडीपी वृद्धि दर क्या होगा, कम कि ज्यादा होगा, जीडीपी वृद्धि दर क्या होगा बाबू, कम। अब देखो यहां से दोबारा लाइन को घुराओ, जिसको हम लोग पहले पढ़ा था कि जब जीडीपी वृद्धि दर कम होता है तो फिर से बताओ जीडीपी क्या होगा, बिल्कुल। अभी लाइन थोड़ा घुमाते हैं, जीडीपी क्या होगा बाबू, दुख लग रहा है, एक ही बार दुख होगा लिख रहे हैं, पहले तुम ध्यान से देखो। जब जीडीपी कम होगा बताओ तो रोजगार बढ़ेगा घटेगा, रोजगार क्या होगा, घटेगा। जब रोजगार घटेगा तो लोगों की आय बढ़ेगा घटेगा, जब रोजगार कम होगा तो लोगों की आय कम जाएगा ना, पहुंच तो गए वहां पे। आय कम गया तो प्रति व्यक्ति क्या हो गया, आय कम गया। ये पूरे बात किसके बारे में लागू होता है बाबू, तो किसके बारे में लागू होता है, बिहार, क्योंकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है। अगर ऐसा कहें कि बताओ बिहार के प्रति व्यक्ति आय कम है, इसमें बताओ कि आर्थिक से पिछड़े बिहार प्रति व्यक्ति आय कम है, इसको जरा समझाइए, तो परिभाषा के साथ साथ तुमको जो है इस तरह से फ्लो चार्ट तुमको बना के समझा देना है। आई कुछ बात समझ में, थोड़ा सा फिर से बात समझ, आराम से रिलैक्स हो, समझना है, तनाव में नहीं आना, ठीक है। देखो, इस पर आप समझने का प्रयास करो, बिहार के प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है, ये हम लोग प्रूव कर दिए, इतना बात बता दिए। जब प्रति व्यक्ति आय कम है तो बचत क्या होगा यहाँ के लोगों के पास, कम होगा, तो अर्थव्यवस्था में निवेश क्या होगा, अगर अर्थव्यवस्था में निवेश कम होगा तो उत्पादन, उत्पादन कम तो क्या गिर जाएगा, अर्थव्यवस्था कमजोर होगा, अर्थव्यवस्था मतलब राज्य की क्या हो जाएगा, जीएसडीपी कम जाएगा। और अगर ये कम गया तो बताओ, फिर से एक बार दोबारा वही चक्र अपनाओ, जीडीपी क्या होगा, अब फिर से जीडीपी कम हो तो रोजगार ज्यादा होगा कम मिलेगा, कम मिलेगा। आज जब रोजगार जब कम मिलेगा तो बताइए प्रति व्यक्ति आय, बात को समझे, इसको इसको नीचे बना लो। इसी को गरीबी के दुष्चक्र भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से गरीबी को इफेक्ट करता है, यही रैगनर साहब यही समझाने का प्रयास किए थे। चलो जल्दी लिखो, हो गया, चलो। तो बिहार के आय से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बिहार के आय पे समीक्षा करें तो बता दीजिएगा। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में तो पिछले क्लास में बता दिया गया था। कुछ यहाँ से पॉइंट ऐड वहाँ कर सकते हैं भूमिका के रूप में, और नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, हमको बताना कि नहीं हो पा रहा है। लेकिन पहले दिमाग में बैठाओ बिहार की स्थिति क्या है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेगा तो आपको ऐसा आंसर देना है, पिछड़े हुए कारण कुछ देगा तो वहाँ पॉइंट वाइज बता दिए, तब तो एकदम सबसे आसान आंसर हो जाता है। छोटा सा भूमिका बनाइए कि बिहार भाई ऐसा, उसका गौरव बता दो, बिहार की स्थिति बता दो, फिर उसमें पॉइंट लिख दो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, समाधान भी बता दो।
अब आप कोई भी आंसर लिखेंगे तो आराम से 1 से 1.5 पेज में फैला सकते हो उसको, इतना कंटेंट तो आपके पास हो ही गया। चलो देखो लास्ट टॉपिक है, हेडिंग बनाइए, देश के आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय का योगदान। राजकीय, राष्ट्रीय नेशनल बता रहे हैं हम। देश के आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय का योगदान, नहीं तो होगा, काहे नहीं होगा। जैसे प्रति व्यक्ति आय को ही तो काउंट करके राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, वही तो जो लोग कमा रहे हैं यहाँ के, उसी को ना ऐड करके बड़ा व्यापक तरह का जारी जारी किया जाता है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलो नया टॉपिक हेडिंग दो जल्दी से, देश के आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय का योगदान। हो गया, देखो सुनो ध्यान से, इतने बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इतना चीज को नहीं जानते तो इसको समझना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। लेकिन अब आप आसानी से हम यह बात को कह सकते हैं कि अगर सही से क्लास किए होंगे, अगर रिवीजन सही से किए होंगे, पिछला कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, तो इसका क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इस पे से प्रश्न आएगा, ये कंफर्म है। देखो इसमें टर्म पहले समझो, देश के आर्थिक क्या है बाबू, विकास है, फिर एक और टर्म क्या है, प्रति व्यक्ति, फिर कौन है, राष्ट्रीय आय। देखो पहले संबंध को जरा समझने का प्रयास करो कि अगर मान के चलो कि कोई भी देश या कोई भी राज्य, वहां के प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम, आय अगर बढ़ रहा है बाबू, इसका मतलब है कि उस देश के, उस राज्य के जो टोटल जो आय होगा वो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। अगर राष्ट्रीय आय किस पे डिपेंड होता है, यही तो होता है, सब जोड़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। और अगर राष्ट्रीय, अगर ये बढ़ गया तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, देश में आर्थिक विकास। अब याद करो तुमको आर्थिक समृद्धि बताए थे, आर्थिक विकास बताया गया था, दोनों अलग अलग अवधारणा था, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट था, हालांकि कुछ समानताएं भी थी लेकिन अंतर भी आपको स्पष्ट कर दिया गया था वहां पे। अब आर्थिक विकास सरकार ही करता है, तो सरकार के पास तो पैसा आएगा, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, तो सरकार के पास तो पैसा आता है वो अर्थव्यवस्था से नहीं आता, वो टैक्स के रूप में आता है। जो हम लोग सामान लेन देन करते हैं, वस्तु सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, एक्चुअल में इसी से सबसे बड़ा जो साधन सरकार का है, ये टैक्स से ही सरकार के पास जो है पैसा आता है और कल्याणकारी कार्य को करता है। और आर्थिक विकास का मतलब यहाँ पे समावेशी विकास है, समावेशी विकास समझ रहे हैं ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम लोग जब इसका ऐसा आंसर आ जाएगा कि बताइए देश के आर्थिक विकास का, तो फिर विकास में प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय का क्या योगदान है, तो आपको सर बताना पड़ेगा तुमको कि यदि किसी देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो उस देश के राष्ट्रीय आय में भी क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप देश के जो सरकार होता है उसके पास कर के रूप में क्या प्राप्त होता है, राजस्व या तो फिर पूंजी या तो पैसा प्राप्त होता है। और जो उस पैसा से सरकार समावेशी विकास की ओर अपना ध्यान लगाता है, उससे काम करता है। पहले छोटा सा एक भूमिका लिखो, जब आप बोले लिखे, किसी भी देश में अगर भारत का समय पूछेगा तो वहां देश की जगह में भारत लगा देना है। किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से
वृद्धि होने से देश के राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होता है। इन दोनों के बीच समानुपाती संबंध होते हैं। कल की परिभाषा से कह सकते हैं, इन दोनों के बीच समानुपाती संबंध होते हैं। फुल स्टॉप। जब देश में राष्ट्रीय आय, जब देश की कर दो वहां पे, सॉरी में नहीं की, जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो सरकार के पास कर के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है, जिसका प्रयोग सरकार देश में आर्थिक विकास पर खर्च करती है। भारत सरकार भी अपने कर से प्राप्त टैक्स, कर का मतलब टैक्स, कर से प्राप्त धन का प्रयोग समावेशी विकास, क्योंकि हम लोग विकासशील न हैं, समावेशी विकास को बढ़ावा देने में खर्च करती है। हो गया? अब देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि तुम लोग, एक बात जानता है कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बराबर यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है, और अपॉन में क्या होता है, जनसंख्या। समझ रहे हो ना? अगर मान के चलो कि जिस रेशियो में ई बढ़ रहा है और उसी रेशियो में ई बढ़ रहा है, तो क्या लगता है प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा कि घटेगा? इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लेते कि दुगुना हो गया, ये भी कितना हो गया, दुगुना हो गया, तो क्या लगता है, आप तो कह दिए कि राष्ट्रीय आय बढ़ गया, इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया, मतलब आर्थिक कल्याण होगा, आर्थिक विकास होगा। क्या लगता है विकास होगा? दो गुना ही बढ़ गया, दो गुना ही बढ़ गया, मतलब कट के तो वही पहुंच गया ना है। तो वही हो गया कि पहले मेरा सैलरी था 10,000, अब 15,000 हो गया, लेकिन पहले जो 10 रुपये वाला सामान था, बोतल जो भी सामान मिलता हो, उसका भी रेट क्या रुपया हो गया, 15 रुपया हो गया। तो पैसा तो खैर दिख रहा ज्यादा, लेकिन भाई सामान भी तो बढ़ गया ना, दोनों चीज हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है और उसी अनुपात में जनसंख्या बढ़ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है, तो जरूरी क्या, ये तो होगा ही नहीं कि भाई उस देश में क्या हो, आर्थिक विकास हो। एक लाइन ऐड कर लो इसमें, मतलब जरूरी लाइन है सब, ठीक है, उसी में लिखना। यदि पैराग्राफ को चेंज करके लिखो, क्योंकि इसको मुझे दिखाना है। यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या
जनसंख्या में समान अनुपात में वृद्धि हो, समान अनुपात में वृद्धि हो तो आर्थिक विकास बाधित होगा। बाधित समझते ना है, रुक जाना, प्रोग्रेस नहीं करना, बाधित होगा। भले ही वहां के लोगों के पास आय अधिक हो जाए, पास आय अधिक हो जाए। हो गया? तो क्या लगता है, केवल अगर इनकम बढ़ जाएगा, राष्ट्रीय इनकम, तो हो जाएगा सब कुछ? नहीं, जनसंख्या नियोजन बहुत जरूरी है। आज विकसित देश जो है अपना जनसंख्या कंट्रोल कर लिया, हम लोग कंट्रोल नहीं किए, इस कारण पीछे ना, तो अर्थव्यवस्था में थोड़े ना कोई से पीछे हैं। जनसंख्या जो भागा लगता है ना, तब मामला गड़बड़ा जाता है। अब एक देखो, तुम लोग का बुक में एक देखे हम कि एक तो टेबल था, हमको अच्छा लगा। क्या? कि अगर उत्पादन प्रोग्रेस में है, उत्पादन किस में बाबू? प्रोग्रेस में, मतलब बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा? जीडीपी वृद्धि दर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? जीडीपी वृद्धि दर, और जीडीपी वृद्धि दर बढ़ेगा तब क्या होगा ये बताइए। जीडीपी बढ़ेगा, बिल्कुल सही, यहाँ भी जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन तो यहाँ लिख ही दिए हैं। और अगर रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? आय बढ़ेगा, यहां लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, और यहां पे लिखेंगे राष्ट्रीय आय लिखेंगे। दोनों अलग अलग तरीका से समझाने का प्रयास करें, जो क्वेश्चन देगा तो तुमको जोड़ के देगा। और अगर आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा, तो यहां लिखते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक क्या लिखते हैं? विकास। अगर बताओ प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो यानी कि देश में क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। और अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो इसमें भी क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय और उसका क्या योगदान है, तो उसका सबका तो जड़ यही है, प्रोडक्शन ही है। अगर अर्थव्यवस्था प्रोग्रेस में है, इसका मतलब है कि जीडीपी वृद्धि दर बढ़ेगा, यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, यहाँ जीडीपी बढ़ा रहे हैं, उत्पादन रोजगार बढ़ जाएगा। यहाँ पे उत्पादन रोजगार दो बार भी लिखना पड़े तो तनाव में नहीं होना है, ऐसा नहीं कि हमारा कोई काट लेगा आंसर। तो ये बच्चा हो इतना भी कर देगा, बहुत लोग ज्यादा कर रहा है, सफिशियंट है। अपने ऊपर भरोसा रखो और इसको लगातार करते चलो, फिर इकोनॉमिक्स में कहीं को कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर बताओ अगर रोजगार बढ़ेगा बाबू, तो यहाँ बताओ, यहाँ एक तरफ लेगा कौन? प्रति व्यक्ति, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा? राष्ट्रीय आय। इसको थोड़ा हिडन कर दे, थोड़ा छिपा दिए हैं, और ये दोनों को फिर किससे ज्वाइन कर देना है? आर्थिक। सिंपल हो जाएगा। इकोनॉमिक्स डेली लाइफ में काम आता है, इतिहास है, भूगोल है, वो डेली। फ्रांस से क्रांति कहाँ तुम मतलब उसको समझाएंगे किसी को? लेकिन जब हम मार्केटिंग करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो पूरा इकोनॉमिक्स क्लास करके देखो। और खास करके मेरा रेगुलर बच्चा ऑनलाइन है तो फिर ऑफलाइन जो भी है, तुम जो देखना सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ई और पॉलिटिकल साइंस, और सोच रहे पॉलिटिकल साइंस भी इसी लैब में पढ़ाया जाए। अगर रिस्पॉन्स ठीक मिला, अभी तो ठीक ठाक मिला बच्चा का रिस्पॉन्स, अगर ठीक मिला, अगर फैलाया बढ़िया से वीडियो को, अगर हमारा ताकत बढ़ा, यकीन मानो पॉलिटिकल साइंस और भी कुछ हम करेंगे। तो चलो इसको नीचे से बना लीजिए, खत्म हो गया मामला। अब कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। अब इतना एक्सप्लेन कर देते हैं कि दिक्कत तो, जैसे डाउट तो होना नहीं चाहिए कि किसी को डाउट भी है।